हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेलर। तो आज है दीपों का पर्व। तो चलिए इस क्विज के साथ इसको और भी हम रौनक करते हैं। तो आज के इस क्विज में लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे। तो 20 क्वेश्चंस वो होंगे, अगर किसी ने मेरे पुराने चैनल पे अगर वो पढ़ा होगा तो वो उसके लिए एक क्विक रिव्यू होगा, लेकिन जो आज नया होगा उसके लिए एक नए क्वेश्चंस के रूप में उनके सामने आएगा और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको उसके पीछे के ओरिजिन, जहाँ पर इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे और जो इंटरेस्टिंग ओरिजिन्स होंगी उनको भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक अ दिया ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो आज हम सभी इस पर्व को इतनी खुशहाली के साथ मना पा रहे हैं, इसके पीछे की एक ही वजह है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, वो सेना पर, सीमा पर और देश के अंदर भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी के लिए तैनात है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। तो उनके लिए भी हमको एक दिल से थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। तो आप भी अब कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखें और उनके प्रति अपने आभार को व्यक्त करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आइडियम जो आता है हमारे सामने, हम इसको क्विक लाइटनिंग रिव्यू के तरीके से करेंगे, क्योंकि आज आप सभी लोग भी बिजी होंगे। तो लाइक इट विल बी अ क्विक रिव्यू इन शॉर्ट टाइम। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो रेन ऑन समवंस परेड। तो रेन ऑन समवंस परेड होता है जैसे कि मान लीजिए अगर परेड चल रही है, उसके बीच में बारिश हो जाए तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। उसी तरीके से रेन ऑन समवन परेड्स, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। तो आप देख सकते हैं टू स्पॉयल अ मोमेंट। जैसे मान लीजिए अब कैसे रेन ऑन समवंस परेड, मान लीजिए आपने नाइन्थ में अच्छा परसेंटेज लाया, ठीक, घर पे सभी लोग खुश हैं। तब तक वो गांव के एक अंकल होते हैं, वो आए हैं आपके घर, बोले नाइन्थ में क्या होता है लाने से, टेंथ में बोर्ड में सबके बस की बात नहीं होती है लाना। अब भाई आपके घर में चल रही थी खुशी कि बच्चा हमारा टॉप किया है, उन्होंने आके आपके जो सब कुछ चल रहा था, जो पार्टी चल रही थी, लाइक ही रेन्ड ऑन योर परेड। So like the things that were going happy in your house, now he rained on your parade and like spoiled the everything। तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई चीज़ स्पॉयल हो जाती है, पूरा मोमेंट ही ख़राब कर दे, तो उसको कहते हैं लाइक टू रेन ऑन समवंस परेड। आप एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं, नीचे दिया है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियम, पुट समथिंग ऑन आइस। तो जैसे आइस जो होता है वो ठंडा होता है। आपने देखा होगा, आप अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि जो ठंडी चीज़ें होती हैं धीरे मूव करती हैं, जैसे कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, क्या कहते हैं कि कम होती है, लेकिन जो गर्म चीज़ें होती हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो ठंडी चीज़ें मतलब किसी चीज़ को ठंडा कर देना, मतलब गुस्सा होता है ना किसी के अंदर, कहते हैं गुस्से में भाई साहब, इसको ठंडा करो, मतलब उसको शांत कर। तो उसी तरीके के पुट समथिंग ऑन आइस मतलब कि किसी चीज़ को होल्ड पे रख देना। तो जैसे मान लो कि एज पर द बॉस ऑर्डर माइकल हैज़ पुट हिज पर्सनल मैटर्स ऑन आइस। तो मान लीजिए, या तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी कोई स्कूल में चल रहा था, प्रोग्राम होने वाला था कि अ, होगा भाई कोई एक प्रोग्राम होने वाला है स्कूल में, लेकिन अब सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया कि भैया आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो इतने टाइम से होने वाला है। तो मान लीजिए अगर क्लास टेंथ के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करने वाले होंगे, तो दे हैव टू पुट समथिंग लाइक दे हैव टू पुट द प्रोग्राम ऑन आइस, बिकॉज दे हैव टू फेस द एग्ज़ाम्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो उस कंडीशन में आप इसको ऐसे ले सकते हैं, या तो किसी भी चीज़ को, जैसे कि कोई भी चीज़ होने वाली है उसको अगर आपने रोका है, जैसे कि मैच होने वाला है लेकिन बारिश हो गई, तो यू हैव टू पुट द मैच ऑन आइस बिकॉज इट रेन टुडे। तो ऐसे हो सकता है। हो सका तो आप भी अपने एक सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अभी ये प्रीमियर हो रहा है, तो लाइव चैट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें आप अपना आंसर ज़रूर लिखें, आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। द होल 9 यार्ड्स, होल 9, आप इसको याद करने का तरीका बहुत ईजी है। होल यानी पूरा, तो एवरीथिंग ऑल द वे, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए पूरी कोशिश करना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है दो फ्रेंड्स के बीच में। फ्रेंड वन, व्हाट डिड यू ऑल डू फॉर योर एनिवर्सरी लास्ट नाइट। तो तुमने अपनी एनिवर्सरी के लिए क्या किया लास्ट नाइट। लाइक फ्रेंड टू, ओह इट वॉज सो स्वीट, जॉनथन वेंट द होल 9 यार्ड्स एंड गॉट द रिजर्वेशन एट द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। मतलब उसने पूरी कोशिश की, उसने मतलब कि सब कुछ किया और एक रेस्टोरेंट में मतलब कि अच्छी सी सीट बुक की। तो मतलब कि सारी चीज़ें, एवरीथिंग ऑल द वे, मतलब कि पूरी चीज़ें अपनी पूरी कोशिश करना। द होल 9 यार्ड्स मतलब जितना भी आपके अंदर दमखम है वो लगा देना। लाइक टू अचीव गुड स्कोर्स इन द एग्ज़ाम ही वेंट थ्रू होल 9 यार्ड्स। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये तो आपको देख के ही पता चल गया होगा, ऑन द चॉपिंग ब्लॉक। चॉपिंग ब्लॉक क्या होता है, तो मतलब जिस पे सब्जियाँ काटते हैं ना, ऐसा कुछ। ये तो वो वाला है जिसमें मीट काटते हैं, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे या मतलब कहीं भी
आपने देखा ज़रूर होगा ऐसा ऐसा। इस पे कुछ काटते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें चॉपिंग बोर्ड टाइप आप कह सकते हैं। तो अगर आप चॉपिंग बोर्ड पे हैं ऑन द चॉपिंग ब्लॉक, मतलब कि लाइकली टू बी एलिमिनेटेड, जैसे नहीं होता कि उसको काट के अलग ही तो करते हैं, सब्जी है तो उसको काट काट के अलग कर देते हैं। तो जो फ्रंट पार्ट होता है सब्जी का वो कटने ही वाला होता है, मतलब एलिमिनेट ही होने वाला होता है। जैसे कि ऑन द चॉपिंग ब्लॉक, अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसा किया, आप ऑफिस में काम कर रहे थे, अब आपने ऑफिस में घपला कर दिया या तो कुछ ऐसी चोरी कर दी। नाउ यू आर ऑन द चॉपिंग ब्लॉक ब्रो। तो ऐसा काम ना करें। तो मतलब कुछ भी किया है आपने, अब घर में मान लो तुमने कोई सामान तोड़ दिया, मम्मी का फेवरेट गुलदस्ता था, तोड़ दिया भाई। अब नाउ यू आर इन ए चॉपिंग ब्लॉक, अब तुम एकदम खतरे में हो, खतरे में हो, मतलब कि घंटी बज चुकी है खतरे की। तो ऐसे कह सकते हैं, मतलब कि खतरे की, एक तरीके से आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके हैं ऑन द चॉपिंग ब्लॉक। टेक अ रेन चेक। तो टेक अ रेन चेक के पीछे की एक स्टोरी है, मैं उसको बताता हूँ, तो आप उसको याद रख सकते हैं कैसे। बहुत इजी है। पोस्टपोन्ड प्लान, इसका मतलब लाइक कैन आई हैव अ रेन चेक। लाइक मान लो किसी ने पार्टी प्लान की, तो तुमने कहा कि लाइक आई एम बिजी टुडे, सो कैन वी हैव द रेन चेक फॉर द पार्टी। तो क्या हम इसको पार्टी को पोस्टपोन करके किसी न्यू डे रख सकते हैं? तो कह सकते हैं रेन चेक। लेकिन अब इसका पीछे का ओरिजिन क्या है? तो अगर हम रेन चेक के पीछे की ओरिजिन की बात करें, तो पहले जो एक बहुत अमेरिकन ओरिजिन है इसका। तो पहले बेसबॉल मैच होते थे। तो अगर मान लीजिए अगर बेसबॉल मैच है, तो उसके पीछे अगर मान लो आज बारिश हो गई और वहाँ पर कई लोग देखने आए हैं गेम, और वहाँ पर पानी लगा हुआ है, तो लोग कहते थे भाई कि आज मैच हो नहीं सकता, आप कल आइएगा। तो उनको एक रेन चेक, मतलब एक रेन चेक टोकन दिया जाता था कि आप अगली बार आएंगे तो इसको दिखाइएगा, तो फिर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो मतलब कि वो गेम आज के लिए पोस्टपोन्ड हुआ है, लाइक इट हैव द रेन चेक। अब इसको आप कल आके देख सकते हैं। तो उसी तरीके से कोई चीज़ पोस्टपोन्ड होती है तो उसको कहते हैं टू टेक अ रेन चेक। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। कैन आई हैव अ रेन चेक फॉर ऑन योर इन्विटेशन। तो मतलब कि आज मैं आ नहीं पाऊँगा भाई साहब, थोड़ा बिजी हूँ, सॉरी फॉर दैट। आई कैन आई हैव अ रेन चेक। अब ये तो वही बताएगा जिससे आप पूछ रहे हैं कि दैट ही विल गिव यू द रेन चेक और नॉट। तो क्या आपने कभी ऐसा रेन चेक लिया है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो ये भी बहुत ईजी है। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो जैसे कि कोई चीज़ होती है उसको प्रॉपर अरेंजमेंट में रखें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिक्चर आपके सामने, जो घोड़ा होता है और जो बग्घी होती है। तो जो बग्घी होती है वो घोड़े के पीछे होती है। अब घोड़े को पीछे लगा दो, बग्घी को आगे लगा दो, तो क्या हैphazard वे है ना, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाई फाइनलाइजिंग द हाउस। तो इसके पहले हम इसकी मीनिंग एक और अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि डू द थिंग्स इन प्रॉपर आर्डर। तो मतलब कि डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी मत करो कि जो हैफेजर्ड वे में हो, मतलब कि चीज़ों को प्रॉपर ऑर्डर में करो। जैसे कि मान लो अगर तुमको घर खरीदना है, तो घर खरीदना है तो उसके लिए तुमको पहले फंड्स जुटाने पड़ेंगे। सो लाइक यहाँ एग्जांपल दिया, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय फाइनलाइजिंग द हाउस यू वांट टू बाई बिफोर यू अरेंज द फंड्स फॉर डाउन पेमेंट। तो जब चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है तो उसके पहले ही उसको चीज़ें मत करो ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप भी एक सेंटेंस अपने हिसाब से इसको बनाकर लाइव प्रीमियर चैट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं भी देखना चाहूँगा कि आप क्या लिखते हैं। हशल एंड बशल, तो इसका ये क्या कहते हैं, आइडियम तो है, लेकिन हसल का मतलब होता है एनर्जेटिक, एक्साइटमेंट। तो ये बहुत इजी है, हसल एंड बशल। हसल वर्ड आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोग यूट्यूब की वीडियोस भी देखते होंगे, तो आखिर वो समझ गए होंगे कि हसल उन्होंने वर्ड सुना ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। तो एनर्जी एंड एक्साइटमेंट कहते हैं इसको। तो एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं, देर इज़ मच हसल एंड बशल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। या तो फिर अगर मान लीजिए कोई ऐसा आ गया, बहुत फेमस सेलिब्रिटी आ गई, जैसे मान लीजिए अगर अभी चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ जाते हैं एकदम हमारे सिटी के बीच में, तो भाई उनसे मिलने के लिए, उनके भी फैंस हैं, तो हम चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ को देखने के लिए, मिलने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर एक हसल एंड बशल मच जाएगी इन द सिटी। तो एनर्जी एंड एक्साइटमेंट होगा लोगों के अंदर कि भाई हमको उनसे मिलना है। तो आप कह सकते हैं, या तो अभी दिवाली का त्यौहार है आज, तो आप कह सकते हैं दैट इज हसल एंड बशल इन द हाउस, मतलब कि सभी लोग बिजी हैं, एनर्जेटिक हैं, त्यौहार को मनाने के लिए खुशियाँ चल रही हैं, तो मतलब उसको कह सकते हैं हसल एंड बशल। एंड डोंट क्रॉस अ ब्रिज अंटिल यू कम टू इट। ओके। तो जब तक कि भाई, जब तक वो चीज़ें तुम्हारे पास आई नहीं है, तब तक तुम उसको कैसे कर सकते हो? अब ये एकदम प्रोवर्ब जो है आपको एकदम आराम से समझा रहा है, इसकी मीनिंग वो आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि इसकी मीनिंग क्या होगी। डोंट क्रॉस अ ब्रिज अंटिल यू कम टू इट। तो इसका मीनिंग क्या है? डील विद द सिचुएशन व्हेन इट हैपेंस, नॉट अननेसेसरली अबाउट इट इन एडवांस। मान लो कि, अच्छा इसको एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो तुम एक अपने क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, ठीक। अब तुमने पाया कि जो तुम्हारे टीममेट्स हैं वो थोड़े अच्छे नहीं हैं, उनकी बॉलिंग सही नहीं है, थोड़ा सा उनका ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और तुम्हारा क्रिकेट मैच होने वाला है जो डिस्ट्रिक्ट की तुम्हारी टॉप टीम से।
अब तुम परेशान हो भाई कि हम मैच हार जाएंगे, मैच हार जाएंगे। अरे भाई क्यों मैच हार जाओगे? लाइक यू हैव द टाइम, देन यू कैन इम्प्रूव। तो उसी को कहेंगे डोंट क्रॉस अ ब्रिज अंटिल यू कम टू इट। वाई आर यू वरिंग अबाउट द फाइनल डिसीजन और फाइनल रिजल्ट? डोंट क्रॉस अ ब्रिज अंटिल यू कम टू इट। बी वर्क ऑन योर परफॉर्मेंस, वर्क ऑन योर टीम मेट्स, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी को कहते हैं डोंट क्रॉस अ ब्रिज अंटिल यू कम टू इट। आई नो यू आर वरीड अबाउट द मॉर्टेज पेमेंट इन जनवरी, बट डोंट क्रॉस द ब्रिज टिल यू कम टू इट। तो जब तक कि कोई चीज़ तुम्हारे सामने नहीं आती तब तो उसके बारे में सोच के परेशान होने से बढ़िया है कि तुम उस पर काम कर लो। तो ईजी, लाइक इट्स ईजी पीजी। ओके, सो लेट्स मूव, नथिंग टू स्नीज एट। तो भैया किसी चीज़ को मतलब यहाँ पे समथिंग दैट यू शुड टेक सीरियसली एंड रिस्पेक्ट। तो जैसे कि कोई चीज़ है जिसको आपको सीरियसली लेना है और रिस्पेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको आजकल कोविड का टाइम है, तो अभी आपको अगर छींक आ जाती है तो आप उसको बहुत सीरियस लेते हैं, कहते हैं अरे भाई कुछ ऐसा ना हो जाए। और अभी तो कम, लेकिन जैसे कि अभी मार्च और मई के महीनों में अगर कुछ ज़्यादा जब केसेस हाइक पे थे, पीक पे चल रहे थे, उस टाइम तो छींक या कुछ सर्दी खांसी का थोड़ा भी लक्षण दिखना मतलब कि अपने अंदर कोरोना दिखना था। तो उस समय आपको उस चीज़ अगर आप स्नीज करते थे तो उसको कहते थे अरे भाई, मतलब कि उस टाइम आप उसको बहुत सीरियस लेते थे, तो उसको कहते हैं नथिंग टू स्नीज इज, नथिंग टू स्नीज एट। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आशा करता हूँ अब आपको याद हो गया होगा। तो फिर अब इसके एग्जांपल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ होटल रूम इज़ नथिंग टू स्नीज एट, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो हम कहेंगे भाई जो होटल का रूम है वो उसके ऊपर ध्यान दो भाई, जो तुम खर्चे कर रहे हो, जितना तुम्हारा पेमेंट नहीं है, मतलब जितना तुम्हारा कहते हैं बजट नहीं उससे ज़्यादा है वो, तो वहाँ पर तुमको ध्यान देने की ज़रूरत है, तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। द कॉस्ट ऑफ द होटल रूम इज़ नथिंग टू स्नीज एट, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो उस पर ध्यान दो। तो ये है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। टू फिजल आउट, फिजल आउट का मतलब होता है जो कोई चीज़ धीरे धीरे वीक हो फिर ख़त्म हो जाए। टू फेल आफ्टर अ गुड स्टार्ट, मतलब कि फिजल आउट। द बर्थडे पार्टी बिगेन टू फिजल आउट, सो बिगेन पीपल स्टार्ट टू गो होम। जैसे बर्थडे पार्टी होती है ना, शुरुआत में होता है एकदम खूब चहल पहल मस्ती, फिर धीरे धीरे उसका जो एनर्जी होती है उस पार्टी की धीरे धीरे कम होनी होती है। किसी भी फंक्शन की आप देखिए, जब शुरुआत होती है तो एकदम पूरा एनर्जेटिक होती है। अब वो फंक्शन तभी ख़त्म होगा ना जब धीरे धीरे वो डाउन होगी एनर्जी सबकी। तो उसी को कहते हैं टू फिजल आउट। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ये पिक्चर आप देख सकते हैं, जैसे मोमबत्ती है, अब ये अपने अंत की तरफ ये ख़त्म हो गई, मतलब कि बुझ गई। जब जल रही होगी तो अच्छा जल रही होगी एनर्जी के साथ। ये कहते हैं कि जैसे कोई भी दिया होता है जल रहा होता है, फिर जब उसका तेल खत्म हो जाता है तो वो उसका लाइक ही फिजल आउट। और एक और पिक्चर दिखाता हूँ, इससे आप बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये पिक्चर, तो ये पिक्चर आपने देखी होगी, जब ये ऐसे अभी देखिए उसके ऊपर का कुछ पार्ट उड़ गया है। अब ये उड़ चुका है, लेकिन जब ये रहता है पूरा सराउंडेड तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, मतलब बहुत ही चार्मिंग दिखता है। तो आप कहते हैं लाइक वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। तो लेकिन जब ये हवा चलती है तो इट फिजल आउट, ये मतलब टूट जाता है, बिखर जाता है, वीक हो जाता है, ख़त्म, अपने अंत के कगार पे आ जाता है। सो उसी को कहते हैं फिजल आउट। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इसको मतलब कि हमारे यहाँ कुछ और बोला जाता है, मतलब इसको थोड़ा गांव में कुछ अलग तरीके से बोला जाता है। तो अब आप बताइएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो प्लाई जो फूल टाइप का होता है, इसको आपके एरिया में क्या बोला जाता था या बोला जाता है, तो उसको भी आप बताइए मुझे। अब ये क्वेश्चंस हुए हैं 20 क्वेश्चंस हैं जो कि हम क्विक रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने अपने पहले चैनल पे जो कि बंद हो चुका है अभी। लेकिन अगर कोई ऐसा देख रहा है अभी जो कि इसने पहले देखा है तो उसके लिए अच्छा होगा कि हम क्विक रिव्यू करेंगे, और जो नया देख रहा है उसको भी समझ में आएगा, तो डोंट वरी। और स्टेप द मार्क, तो आप इसको देखिए। अब यहाँ पर आप एक क्विज टाइप आप देख सकते हैं, अगर आपने बहुत जल्दी देखना है, बहुत जल्दी आंसर देना है, तो इसको खटाखट करिए लाइक एग्जाम फीलिंग। तो आप इसको देखिए, ओवर स्टेप द मार्क, इट्स वेरी इजी। ओवर स्टेप द मार्क मतलब कि अपने हदों को पार कर देना, लाइक जितना क्या कहते हैं ना, औकात में मतलब कोई ना लिमिट होती है, लिमिट को पार कर देना, उसी को कहते हैं ओवर स्टेप द मार्क। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। टू अपसेट समवन बाय डूइंग और सेइंग मोर देन यू शुड, तो सही बात है, ओवर स्टेप द मार्क मतलब कोई लिमिट है। यू शुड नॉट ओवर स्टेप द मार्क वाइल टॉकिंग टू योर टीचर। तो अगर आप अपने टीचर से बात करते हैं तो उसकी एक मर्यादा होती है, उसका एक संयम होता है, एक एक दायरा होता है कि आप उस हद तक ही कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आपसे बड़ा है तो उस दायरे से बाहर जाके आप उससे बात नहीं कर सकते हैं। तो उसी कहते हैं दैट यू शुड नॉट ओवर स्टेप द मार्क व्हेन यू आर टॉकिंग टू द एल्डर्स। उसी को कहते हैं कि अगर आप ओवर स्टेप द मार्क करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं कि बहुत ही मतलब उसको अपसेट फील कराते हैं, उसको बुरा फील कराते हैं, लाइक ही ओवर स्टेप्ड द मार्क वाइल टॉकिंग टू हिज टीचर, मतलब उसने अपने टीचर को बुरा फील कराया, उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है।
वॉक ऑन ए टाइट रोप, तो इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। टू एक्ट वेरी केयरफुली, तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, ये जो टाइट रोप होती है इसके ऊपर जब कोई चलता है तो उसको कहते हैं कि दैट दे हैव टू वॉक, लाइक क्या था, सॉरी, वॉक ऑन ए टाइट रोप। तो उस कहते हैं दैट ही हैव टू वॉक ऑन ए टाइट रोप, मतलब कि उससे बहुत ही केयरफुली वो काम करना होगा। जैसे अगर ये बंदा टाइट रोप पे चल रहा है तो उसे बहुत केयरफुली करना होगा। मैं क्रिकेट का एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे ऐसे T20 वर्ल्ड कप चल रहा है इस टाइम, तो मान लीजिए अब लास्ट ओवर है, एक ही विकेट बचा हुआ है, लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए, तब नाउ द बैट्समैन हैव टू वॉक ऑन ए टाइट रोप एंड प्ले वेल, मतलब उसको बहुत ही केयरफुली काम करना होगा, क्योंकि अगर एक विकेट जाती है तो मैच हाथ से जाता है। ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अब अगर आपको समझ में आया तो आप अपना एक एग्जाम्पल ज़रूर दें लाइव चैट सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा नाम से इसको आप याद रख सकिएगा। इसका मैंने ओरिजिन देखा नहीं है तो शायद, मतलब मैं इसको बता नहीं पा रहा हूँ, इसका ओरिजिन मुझे मिला नहीं है एक्चुअली। मैंने इसको सर्च किया था पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स, बट इसको आप याद कर सकते हैं गुड फ्रेंड्स। लाइक आपको भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा तो कहेंगे लाइक ही इज़ माई पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स। लाइक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि रोहन और सिद्धार्थ इज़ माई पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स, या कह सकते हैं हिमांगी एंड लाइक रोहिणी इज़ माई पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स। तो गुड फ्रेंड्स इसको कहते हैं, पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स यानी गुड फ्रेंड्स। ओपन अ पेंडोराज बॉक्स, ये बहुत ही फेमस है। तो इसको कैसे याद रखें, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो ये पहले के अंदर माइथोलॉजिकल बिलीव्स होते हैं, जैसे कि कोई पिक बुक खोल दी जाएगी या कुछ होता था पहले कि अगर ये बुक खोलते हैं, आप पढ़ते हैं तो आपके आपके पीछे श्राप लग जाएगा, आपकी मौत हो जाएगी। तो पहले एक बिलीव था, एक पेंडोरा का बॉक्स था, हुआ करता था। तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करिएगा, इसको स्टोरी आप पढ़िएगा, तो उस पेंडोरा के बॉक्स को ये कहा जाता है कि जो भी खोलेगा तो उसके लिए मुसीबतें सामने आ जाएंगी। तो कहते थे कि इसका मीनिंग था टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, तो मतलब कुछ ऐसा होना कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ओपन अ पेंडोराज बॉक्स, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए अब वो बंदा जो था वो नाइन्थ लास्ट ओवर चल रहा था, 10 रन चाहिए था। अब उसने पुल शॉट तो मारा लेकिन गेंद ऊपर चली गई, तो उसने अपने लिए पेंडोराज बॉक्स खोल लिया। अब वो उसको चाहिए था ना कि या तो कि उसको आराम से खेलना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी टीम के लिए पेंडोराज बॉक्स ओपन कर दिया, मतलब उसके लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से नई प्रॉब्लम्स आ गई। और मान लो उसकी टीम ऐसा था कि वो मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर वो हार जाती तो क्वालिफाई नहीं कर पाती। अब वो हार गई, अब टीम क्वालिफाई नहीं करेगी, तो उसका वो शॉट जो उसने मारा जिसकी वजह से वो आउट हुआ, उसने पूरी टीम के लिए एक पेंडोरा बॉक्स ओपन किया। ओपन और सॉक्स अप, ओपन और सॉक्स अप, तो मतलब कि मुझे चढ़ाना एक तरीके से याद रख सकते हैं जिसको आप, जैसे नहीं होता तैयार हो जाना, तो किसी चीज़ को अच्छे करने के लिए तैयार होना, तो इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर। ओपन योर सॉक्स अप फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, जो भी CBSE के स्टूडेंट्स होंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि अभी उनका टर्म ऑन एग्ज़ाम आने वाला है। तो ओपन योर सॉक्स अप। सो टू गेट अंडर समबडीज स्किन, तो किसी की स्किन के नीचे, अगर मान लीजिए स्किन कट जाती है, उसके नीचे कुछ लग जाता है तो बहुत इरिटेशन होती है, जलता है, तो उसी को कहते हैं टू एनॉय समवन, टू गेट अंडर समवन्स स्किन, मतलब किसी की स्किन के अंदर चले जा रहे हो, मतलब कि उसकी स्किन के अंदर, मतलब कोई भी स्किन की चीज़ अंदर आपके चली जाती है या कट जाता है और उसके अंदर कुछ लगता है तो बहुत इरिटेशन टाइप की होती है, तो एनॉय समवन। इसका एग्जाम्पल आप मुझे देंगे लाइक हैव यू एवर गॉन अंडर समवन्स स्किन, तो बताइएगा किसी को आप ऐसे एनॉय करते हैं। सो टर्न टॉपसी टर्वी, तो इसका मतलब होता है बाजी पलट जाना। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से, जो कि 2016 में आई गेस हुआ था। तो उसमें वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड के बीच में मैच था, तो कार्लोस ब्रैथवेट, और उस लास्ट ओवर में लाइक मुझे याद नहीं है बट शायद 20 या 21 रन चाहिए थे। अब कार्लोस ब्रैथवेट ने पूरा गेम ही, लाइक ही टर्न्स द गेम इन अ फॉर्म ऑफ टॉपसी टर्वी, उसने पूरा एक गेम ही पलट दिया। लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगी, क्योंकि एक ओवर में 18-20 रन बनाना लाइक थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो फाइनल था, प्रेशर होता है। लेकिन कार्लोस ब्रैथवेट के बैक टू बैक 4 सिक्सेस ने लाइक ही, द गेम केम टू अ टॉपसी टर्वी फॉर द फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ के फेवर में वो गेम चला गया, पूरा सब कुछ बदल गया, लाइक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पूरा सब कुछ बदल जाना। टू कम्प्लीटली चेंज समथिंग, अ क्लैरियन कॉल, अ क्लैरियन कॉल का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। तो मतलब इसको देखते हैं ना कि कुछ भी ऐसे होता है कि अभी मान लीजिए क्लैरियन कॉल कैसे कह सकते हैं, अभी हम कोविड का एग्जांपल ले सकते हैं। तो जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो उसमें क्लैरियन कॉल कहती थी ना, पुलिस कहती थी प्लीज़ स्टे साइड योर होम, क्योंकि भैया बाहर कोरोना फैला हुआ है। लाइक इट वॉज अ क्लैरियन कॉल बाय द पुलिस ऑफिसर्स, दे वर रिक्वेस्टिंग यू टू स्टे इन साइड द होम। बट कुछ लोग नहीं रहते थे, तो फिर उसके हालात तो आप टीवी पे देखते ही थे। तो लाइक क्लैरियन कॉल, उसी को कहते हैं क्लैरियन कॉल।
फेयर एंड स्क्वायर, तो फेयर एंड स्क्वायर ये नाम से ही है कि फेयर मतलब सुंदर, स्क्वायर मतलब कि एक अच्छे तरीके से, तो इन अ ऑनेस्ट वे। सो ही क्लियर द एग्ज़ाम इन अ फेयर एंड स्क्वायर वे, and like he is working in a very fair and square way by sitting on the chair of IAS officer। तो इसी को कहते हैं फेयर एंड स्क्वायर वे। आप भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, लाइक चैट सेक्शन में अपनी एग्जांपल्स ज़रूर लिखें। फायर इन द बेली, तो पेट में आग, ऐसा मतलब ये नहीं होता है कि अंदर की आग होना, किसी चीज़ को पाना है तो अंदर से आग होनी चाहिए, उसी को कहते हैं। यहाँ पेट में भूख से मत देने लगता, भूख से मत लेने लगना, इसी को कहते हैं पावरफुल एम्बिशन। कहते हैं अंदर आग होनी चाहिए तभी वो चीज़ मिलती है, तो लाइक पावरफुल एम्बिशन उसी को कहेंगे। सो टू अचीव अ गोल वन मस्ट हैव द फायर इन द बेली। वेल ऑयल्ड, वेल ऑयल्ड, आप इसको देख सकते हैं कि कोई चीज़ जैसे मशीन होती है ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर आप ऑयल डाल देते हैं, उसका फ्रिक्शन घट जाता है तो आराम से चलने लगती है, तो उसी को कहते हैं इन अ गुड कंडीशन, तो उसी को वेल ऑयल्ड कहते हैं। इससे एक क्या कहते हैं, एक और आइडिया मैं आपको बताता हूँ, ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब होता है कि किसी को ब्राइब देना। ग्रीस द पाम क्यों कहते हैं उसको, वहाँ पर ग्रीस द पाम इसलिए कहते हैं कि जब हम ग्रीस लगाते हैं तो मशीन आसानी से चलने लगती है। यहाँ पर वेल ऑयल्ड है मतलब पहले से ही वेल ऑयल्ड है, तो इसीलिए इसको कहेंगे गुड कंडीशन में पहले से है। लेकिन हम ग्रीस करते हैं पाम, ग्रीसिंग द पाम मतलब हम ग्रीस करने जा रहे हैं, तो उसके बाद वो मशीन अच्छे से चलेगी। तो उसी तरीके से होता है कि जब हम ब्राइब देते हैं तो अपने काम को आसान करवाना चाहते हैं, तो उसी को तो ग्रीजिंग द पाम मतलब कि ब्राइब देना। क्या कहते हैं ब्राइब, अगर कोई ब्राइब का मतलब नहीं समझ रहा है तो ब्राइब को हिंदी में कहते हैं घूस देना। अब आप आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। हंकी डोरी सिचुएशन, हंकी डोरी सिचुएशन अगर किसी ने वो जाकिर खान का एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था उसको देखा होगा उसने, तो उसमें कहता है कि भाई सब कुछ हंकी डोरी चल रहा है, मतलब हम मज़े में हैं, तो मतलब कि देर इज़ नो प्रॉब्लम, पीपल्स आर हैप्पी। तो ये आपकी हंकी डोरी सिचुएशन कब आती है, तो हंकी डोरी सिचुएशन आती है एग्ज़ाम के बाद। उसके पहले तो भाई हम लगे पड़े रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है, नाउ द स्टूडेंट्स आर इन द हंकी डोरी सिचुएशन। जैसे कभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले टर्म वन, तो बच्चे लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे लाइक, तो थोड़ा उनके ऊपर रिलैक्स होगा, तो लाइक दैट दे विल बी इन हंकी डोरी सिचुएशन। या तो फिर कह सकते हैं कि जैसे कि हम रोज़ पढ़ते रहते हैं लेकिन आज दिवाली है तो कुछ लोग मज़े में होंगे, तो दे विल बी इन हंकी डोरी सिचुएशन बिकॉज टुडे इज़ अ फेस्टिवल। सो फेस्टिवल में नहीं आया है तो आज मज़े में है, सो दे आर इन अ हंकी डोरी सिचुएशन। अब ये 13वां आ गया अंडर क्लाउड। तो क्लाउड के नीचे अगर आप चलते हैं तो क्या लगता है कि कभी भी बारिश हो सकती है, मतलब कि आप शक के घेरे में रहते हैं ना, कि शक रहता है कि कभी शक रहता है कि कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके का इफ़ यू आर अंडर क्लाउड देन यू आर अंडर द सस्पिशन, तो इसको कहते हैं अंडर सस्पिशन। अब इसको कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए कहीं मर्डर हुआ, अब पुलिस ऑफिसर उस टाइम आया और उस ऑन द स्पॉट आपको पाया गया, अब आप कह रहे हैं कि भाई मैंने मर्डर नहीं किया है, तो पुलिस ने कहा ठीक है नहीं किया है, मतलब कि कोई सबूत आपके खिलाफ नहीं मिले उस टाइम, लेकिन यू विल बी अंडर द क्लाउड बिकॉज यू आर प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन द मर्डर वाज लाइक हैपेंड, तो उसी को कहेंगे कि आप अंडर द क्लाउड है, लाइक यू आर अंडर द सस्पिशन। या तो अभी फिर एग्जाम्पल देता हूँ, आपने मम्मी का फेवरेट गुलदस्ता तोड़ दिया, अब आप कह रहे हैं कि भाई मम्मी ने पूछा किसने तोड़ा, कहोगे अरे यार वो बिल्ली जा रही थी कूदा उसने तोड़ दिया, तो मम्मी कहेंगे हमारे घर में बिल्ली तो आती नहीं है, तो फिर कहोगे चूहे ने तोड़ा है। अब लाइक यू आर इन अंडर द क्लाउड, अब तुमने ये सब जो बोला, लाइक यू पेव्ड अ वे, लाइक तुमने एक रास्ता तैयार किया अपने लिए दैट यू आर अंडर द क्लाउड, क्योंकि मम्मी को शक हो गया, तुम सस्पिशन के दायरे में हो, तुम शक के घेरे में आ चुके हो, कभी बिल्ली बता रहे हो, कभी कभी कुछ और बता रहे हो, तो ऐसा ना करना। तो मतलब ऐसे ही कंडीशन को कहेंगे अंडर द क्लाउड, मतलब शक के घेरे में होना, शक के दायरे में आ जाना, तो उसी को कहते हैं अंडर द क्लाउड। तो बताइए आप क्या कभी लाइक हैव यू एवर बीन इन अंडर द क्लाउड। तो गिव समबडी इज़ अ लेग अप, यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि लेग अप मतलब लेग टांग फंसा देना, लेकिन टांग यहाँ फंस नहीं रही है, लेग अप करना। जैसे मान लीजिए आप एक दीवार पे चढ़े, अब आपका दोस्त आ नहीं पा रहा है तो आपने पैर लटकाया, कहा आजा भाई आजा, ऊपर चढ़ते हैं, तो उसने आपने पैर लटका दिया, तो उसको पैर दे के अपने ऊपर खींच लिया, तो इसी को कह देंगे कि टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। तो लाइक आप कह सकते हैं, मैं क्या कहते हैं, जैसे कि आपका जो लीडर होता है ही ऑलवेज गिव द लेग अप टू हिज टीममेट्स, तो हमेशा चाहता है कि उसके टीममेट्स अच्छा करें तभी उसकी टीम आगे जाएगी, तो उसके अंदर एक लीडरशिप स्पिरिट होती है, तो वो सबको लेग अप करता है। या फिर आप क्रिकेट टीम के कैप्टन की बात कर सकते हैं, तो सब हमेशा सबको प्रमोट करता है दैट दे प्ले वेल फॉर देयर टीम, तो आप भी इसके एग्जाम्पल ज़रूर दें। टू बी इन सेवन्थ हेवन, तो उसको तो हिंदी में कहते हैं सातवें आसमान पे होना, अगर आपने एग्जाम में टॉप कर लिया यू विल बी इन सेवन्थ हेवन, तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हैव
तो आप बताइएगा कि हैव यू एवर बीन इन सेवन्थ हेवन? तो कहते हैं इसको टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। और शो स्टॉपर, तो यहाँ शो स्टॉपर से इसका मतलब नहीं है कि आके एकदम लाठी डंडा लेके आएगा आप शो बंद करो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है। शो स्टॉपर आपने देखा होगा ना कि कोई जब अच्छा परफॉर्म करता है तो वो शो स्टॉपर बन जाता है। मतलब कि शो एकदम सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ सुनने लग सब सब उसी के ऊपर ध्यान देने लगते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हिस्ट्री से। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, तो मतलब उनकी जो वेशभूषा थी, उसका उनका पहनावा था, उसको देख के लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद उन्होंने बहुत लंबा बोला। मतलब जो टाइम था उसकी लिमिट तो उन्होंने क्रॉस कर दिया और बहुत लंबा बोलते गए और लोग उनको सुनते गए, बिकॉज ही वॉज द सो स्टॉपर एट दैट टाइम। क्योंकि उन्होंने उन्होंने जो बोला, उनके बातों में, उनके व्यक्तित्व में वो करिश्मा था कि उनकी बातों को लोगों ने सुना। लाइक ही वॉज अ शो स्टॉपर, a performance that is extremely good। रेड लेटर डे, तो रेड लेटर डे कैसे समझेंगे, इसके पीछे की स्टोरी। तो मतलब कि ये हिस्ट्री में ये माना जाता है, मतलब इसका जो ओरिजिन है उसको ऐसे कहा जाता है। अभी वो आ नहीं पाया, मैंने वर्ड लगाया था, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि अब मैं शायद पिक्चर आ नहीं पाई है। लेकिन मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट होती है तो उसको आप सर्कल कर लेते हैं ना। तो पहले जैसे कि पहले था ये कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट रहती थी तो लोग उसको रेड कलर की पेन से उसको सर्कल करते थे, या रेड कलर का यूज करके उसको इंपॉर्टेंट डेट के रूप में सिग्निफाई करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसी को कहते हैं रेड लेटर डे। तो जैसे कि हमारे अगर हम हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस में देखें तो कई सारे हैं डेट्स ऐसी हैं जो कि हमारे लिए रेड लेटर डे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया, 26 जनवरी ऑल्सो, 2 अक्टूबर ऑल्सो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, 15 जनवरी ऑल्सो। अब आप बताइए कि 15 जनवरी को होता क्या है, कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। एंड 12 जनवरी को ऑल्सो, क्योंकि अभी पीछे मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया, तो अब आपको बताना है कि 12 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। और टोकन स्ट्राइक, तो टोकन स्ट्राइक कैसे याद करें यार, समझ नहीं आ रहा टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या है। चलो मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टोकन, कोई टोकन होता है ना, कहीं टोकन मिल जाता है आपको, तो टोकन होता है कि लिमिटेड पीरियड के लिए काम करता है, तो उसी को कहते हैं टोकन स्ट्राइक। तो मतलब कि एक इसको ऐसे कह सकते हैं कि शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। तो मतलब कि लाइक जो लाइक जो काम करने वाले जो क्या कहते हैं एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉयज़ हेल्ड अ टोकन स्ट्राइक अगेंस्ट द इंक्रीज्ड फैक्ट्री आवर्स। मतलब कि फैक्ट्री में जो काम करने के आवर्स हैं उसको बढ़ा दिया गया है, तो उन्हें एक टोकन स्ट्राइक हेल्ड की। मतलब कि टोकन जो होता है कुछ समय के लिए काम करता है, तो उन्होंने लिमिटेड टाइम के लिए एक शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड की वार्निंग के तरीके से, कि भाई अगर टाइम नहीं घटाओगे काम करने वाला तो हम आगे भी ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने एज ए वार्निंग इसको यूज़ किया था, टोकन स्ट्राइक ऐसे कह सकते हैं। डेविल्स एडवोकेट, इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। तो पहले एक था कि एक ऐसे, इसको आप याद रखिए, स्टोरी को मैं शॉर्ट फॉर्म में एकदम आपके लिए क्लियर करता हूँ। तो ये था कि एक गवर्नमेंट बनी। अब ये था कि उसकी गवर्नमेंट जो कर रही है वो चेक कौन करेगा कि मतलब वो सही कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए एक एडवोकेट यानी एक आदमी को अपॉइंट किया गया, जो कि गवर्नमेंट कोई भी काम करे उसके अपोज में, उसके काउंटर में पॉइंट्स देगा, ताकि गवर्नमेंट को पता चलता रहे कि भैया कुछ सही कर रही है, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं हैं। तो उसी को कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, उसी को कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। मतलब आप इसको ऐसा समझिए शैतान का वकील। मतलब कि कोई चीज़ें, मतलब कि ऐसी चीज़ों को, मतलब कि सही हो रही है चाहे गलत हो रही है, लेकिन फिर भी वो आर्ग्यू करते जा रहा है, करते जा रहा है। उसी को कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, अ वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन। तो डेविल्स एडवोकेट के पीछे की स्टोरी में भी मैंने बता दी। तो आपके लाइफ में कोई है जो लाइक ही इज़ लाइक अ डेविल्स एडवोकेट, जो कि चाहे आप कुछ भी कह लें आपसे सहमत ही नहीं होता, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है। या तो आपने लाइक पॉलिटिक्स में भी देखा होगा, लाइक कुछ होते हैं जो कि चाहे सही हो चाहे गलत हो, बट लाइक ही दे विल ऑलवेज बी लाइक डेविल्स एडवोकेट without being like focusing on the facts and figures. So I hope you will be understanding, or you might be knowing someone like this. To fish in the troubled water, तूफान आया हुआ है, सुनामी आ गई है, लेकिन फिर भी उसमें कह रहा है, एक मछुआरा है, कह रहा है भाई मैं मछली मारूंगा। मतलब कि पूरी दुनिया में तबाही मची है, लेकिन उसको अपनी अपने चीज़ की पड़ी है, अपने बेनिफिट की पड़ी है। तो टू गेट बेनिफिट इन द बैड सिचुएशन, लाइक ही इज़ फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर। या तो फिर कह सकते हैं कि आप जब इसको एक और एग्जांपल से दे सकता हूँ मैं, जैसे उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, तो देयर वर सम पर्सन्स दे वर फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर। वहाँ पर आपने देखा होगा न्यूज़ में कि जो बिस्किट्स थे, 5-5 रुपए के बिस्किट्स को उन्होंने 5-5 100 रुपए में बेचा, जो कि बहुत ही शर्मनाक था। लेकिन उसको मैं अभी सेंटेंस में यूज़ करके बता रहा हूँ कि कैसे वो यूज हुआ है। टू फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर, यानी कि
किसी चीज़ मतलब कोई चीज़ बहुत बुरी हो रही है उस कंडीशंस में भी अपने फ़ायदे के बारे में सोचना, टू गेट बेनिफिट इन अ बैड सिचुएशन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। वी आर ओवर विद आवर सेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक क्विक रिव्यू कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अभी कुछ ही देर में ये अपलोड हो जाएगा। लाइक जैसे ही सेशन ओवर होता है उसके 15 से 20 मिनट में ये आपको क्या कहते हैं पीडीएफ में सॉरी पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिल जाएगा। तो आप बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप अपने रीजंस बताइएगा ताकि मैं अगले सेशंस में इसको इम्प्रूव कर सकूँ। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स टू अस एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। और आप हमारे शॉर्ट्स देख सकते हैं। लाइक वी आर मेकिंग शॉर्ट्स ऑन द मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड सम फैक्ट्स। सो like I if you want then you can go through them and it will be very informative for you all. So we will see you in the next video. Till then, bye bye. Jai Hind. Have a good day.